माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज रिवीजन क्लास में चैप्टर 11 व्रत का रिवीजन करेंगे। 2 चैप्टर का रिवीजन आप कर चुके, तीसरा चैप्टर आपका फिर से आ गया 11.1। तो 11.1 एक्सरसाइज में है त्रिज्य खंडों के नाम और व्रत खंडों के नाम लिखिए। तो त्रिज्य खंड क्या होता है और व्रत खंड क्या होता है, पहले तो इनको आपको देखना है। तो व्रत खंड का मतलब है, अगर ये हम कोई एक सर्किल ऐसे ड्रॉ करते हैं, व्रत खींचते हैं, 2 व्रत खींचते हैं, दोनों को आप ध्यान से देखें, एक में व्रत खंड होगा और एक में त्रिज्य खंड होगा। अगर इसका केंद्रीय है, इसका भी है। मान लीजिए हमने कोई लाइन इसमें ए बी ड्रॉ कर दी, ए बी, तो ये व्रत खंड हो गया, यानी ये व्रत खंड। तो इसमें 2 व्रत के 2 टुकड़े हो गए, यानी ए बी लाइन इस व्रत को 2 भागों में बांट रही है। बराबर की बात नहीं है, लेकिन ए बी लाइन इस व्रत को 2 भागों में बांट रही है। एक को हम प्रिंटेड किए ले रहे हैं, छायांकित भाग आपका ये है, ये। तो ये लघु व्रत खंड हो गया। ये जो होगा लघु व्रत खंड, और ये ऊपर वाला होगा दीर्घ व्रत खंड, दीर्घ व्रत खंड। इसी प्रकार से व्रत खंड आप समझ गए होंगे क्या है। व्रत ए बी, एक कोई एक जीवा खींच देते हैं, तो जीवा दो भागों में बांट देती है, उनको हम त्रिज्य खंड कहते हैं। अब व्रत खंड है। अब त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का मतलब है किन्हीं 2 त्रिज्याओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्य खंड कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक कोई चाप ले लें हम, ये हो गया ए और ये बी। ए बी चाप द्वारा इन दोनों को ऐसे ए एंड बी को ज्वाइन करते हैं, वो ये हो गया, वो ये था। तो इसमें ए ओ बी द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिज्य खंड कहेंगे। यानी ये पार्ट जिसको हम प्रिंटेड कर रहे हैं, ये आपका त्रिज्य खंड होगा। शायद समझ गए होंगे। त्रिज्य खंड किसको कहेंगे, व्रत खंड किसको कहेंगे। व्रत खंड जो होता है वो जीवा के द्वारा बनते हैं, और त्रिज्य खंड जो बनते हैं वो 2 त्रिज्याओं के द्वारा बनते हैं। तो एक्सरसाइज में केवल ये बताया गया है कि त्रिज्य खंडों के नाम लिखिए और व्रत खंडों के नाम लिखिए। इसमें हालांकि चित्र भी नहीं बना है, तो आप समझ गए होंगे व्रत खंड कौन सा है और त्रिज्य खंड कौन सा है। चलिए, अब व्रत में एक थ्योरम आती है। थ्योरम में कहा, इसमें सिद्ध कीजिए कि अर्धव्रत में बना कोण समकोण होता है। सिद्ध कीजिए कि अर्धव्रत में बना कोण समकोण होता है। समकोण होता है। अर्धव्रत, सिद्ध कीजिए कि अर्धव्रत में बना कोण समकोण होता है। तो आप देखिए, पहले तो हमको इसमें एक व्रत होना चाहिए और व्रत का केंद्र भी होना चाहिए, वो हो गया। अर्धव्रत होने का मतलब है कि इसमें एक व्यास भी खींचा गया होगा, तभी तो ये 2 भागों में बांटेगा। तो जो व्यास होती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है व्रत की, ठीक। और व्यास व्रत को 2 बराबर व्रत खंडों में विभाजित करता है। तो ज्ञात है, क्या ज्ञात है, ओ केंद्र वाला व्रत है जिसमें ए ओ बी व्यास खींचा गया है। ओ केंद्र वाले व्रत में ओ ए ओ बी व्यास खींचा गया है।
कोई पॉइंट और सी ले लें, ऐसे, तथा अर्धवृत्त में एक बिंदु सी है, एक बिंदु सी है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ये हेडिंग्स हैं। अब क्या ज्ञात करना है? एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये आपको प्रूव करना है। तो अब रचना की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसको ऐसे ही बताया जा सकता है। तो उत्पत्ति, इसको गिवन कहते हैं, इसको टू प्रूव कहेंगे और इसको प्रूफ कहेंगे। उत्पत्ति को प्रूफ कहते हैं। तो आप देखिए इसमें एंगल ए ओ बी है, तो ए ओ बी का जो रिलेशन होता है, यानी केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। इसी को हम उल्टे शब्दों में कह सकते हैं, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो उत्पत्ति एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 1/2 एंगल ए ओ बी। और हम क्यों कह रहे हैं, यहां पर वही प्रोसीजर लिखेंगे। परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, आधा होता है। परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, इसलिए हमने कह दिया एंगल ए सी बी इक्वल टू 1/2 एंगल ए ओ बी। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 180। अब इसमें 180 हम क्यों कह रहे हैं? सीधी रेखा में एक तरफ का कोण 180 अंश होता है, ये इसके लिए है। सीधी रेखा में एक तरफ का कोण, एक तरफ का कोण 180 अंश होता है। तो एंगल ए सी बी इक्वल टू 1/2 इंटू 180, इसके कैंसिल कर देंगे तो 90 आ जाएगा। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही आपको प्रूव करना था। शायद समझ में आ गया होगा। चलिए अब 11.2 में भी यही कह रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है। कह रहा संलग्न चित्र में यक्ष वृत्त का केंद्र है, एंगल पी आर क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो पी आर क्यू का मान 90 अंश होगा, चूंकि परिधि पर बना कोण है, अर्धवृत्त का कोण है। फिर है संलग्न चित्र में दीर्घ वृत्तखंड को रेखांकित कीजिए। जो बड़ा वृत्तखंड है उसको रेखांकित करना है, तो उसे आप रेखांकित कर सकते हैं। फिर ट्रू फॉल्स है। फिर लिखा है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र यक्ष है। इस वृत्त को 2 अर्धवृत्तों में विभाजित कीजिए। तो इसको करने के लिए 3.5 सेंटीमीटर प्रकार में पेंसिल लगा करके प्रकार को 3.5 सेंटीमीटर खोल दीजिए, ओपन कर दीजिए और एक वृत्त ऐसे खींच दीजिए। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया, नुकीला सिरा यहाँ पर रखा था तो केंद्र हो गया। अब इसको कहना, इस वृत्त को 2 भागों में 2 अर्धवृत्तों में विभाजित कीजिए। तो अर्धवृत्त में विभाजित करने का मतलब है
कि हमें इसका व्यास खींचना है। अगर हम व्यास खींच देंगे तो ये 2 अर्धवृत्तों में विभाजित हो जाएगा, तो AOD हो गया। और त्रिज्या कितनी थी? 3.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से तो इस एक्सरसाइज में भी कुछ भी नहीं है 11.2 में, तो 11.2 भी आपका हो गया रिवीजन। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।